Hello everyone, welcome back to our channel English Madhyam. This is your educator Priyanka. Let's start the session with thought of the day. The best way to predict your future is to create it. यानी कि आपको अपना भविष्य निर्माण अगर करना है, आप चाहते हो उज्जवल भविष्य हो, तो सोच के तो नहीं होगा, है ना। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप खुद ही अपना भविष्य बनाओ। उज्जवल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आज के दिन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आपका आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Anumulla Ravant Reddy has traversed a long political distance to emerge as Congress Chief Minister of India's youngest state, Telangana. अब तेलंगाना जो है वो हाल फिलहाल में ही आंध्रा से अलग होके एक नया स्टेट बना था, तो वो यंगेस्ट स्टेट है, ठीक है। इंडियाज यंगेस्ट स्टेट में तेलंगाना क्यों बोला गया, समझ में आ गया। अनुमुला रवंत रेड्डी जो है, इन्होंने बहुत लंबी दूरी तय करी है, ट्रेवर्स करी है, मतलब पार करी है, बहुत लंबा रास्ता तय करा है, बहुत लंबा डिस्टेंस उन्होंने तय करा है। किसका, अ लॉन्ग पॉलिटिकल डिस्टेंस, ये उन्होंने तय करा है। क्यों, ताकि वो आज एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के तौर पे इंडिया के यंगेस्ट स्टेट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय आइडियोलॉजिकल हार्नेस, रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना, कंट्रोल में होना, ठीक है। आइडियोलॉजिकल हार्नेस मतलब कि विचारधारा जो होती है ना, उसकी जो बेड़ियां हैं, उसकी जो जकड़न है, उससे उनको रुकावट नहीं मिली। बिकॉज ये जो है अनुमुला रवंत रेड्डी, जो ये आरएसएस के कुछ पार्ट रहे हैं, उसके बाद इससे पहले बीजेपी में थे। 2017 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, ठीक है। तो अब अगर कोई बीजेपी से निकल के व्यक्ति कांग्रेस में जाता है तो आइडियोलॉजिकली ये दोनों पार्टीज बहुत डिफरेंट है। तो बोल रहे हैं कि इनको उसमें कोई भी रुकावट नहीं लगी, ये आइडियोलॉजी की बेड़ियों में नहीं जकड़े रहे। फायर्ड अप बाय बर्निंग एम्बिशन, ये हमेशा प्रेरित रहे अपने उज्जवल, एकदम जो बर्निंग इनका एम्बिशन था कि भाई महत्वाकांक्षा थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, जो भी उनका महत्वाकांक्षा था, जो भी उनका एम्बिशन था, उसके हमेशा उनके अंदर प्रज्वलन, चिंगारी प्रज्वलित रही। एंड एंडाउड विद द कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, और इनके पास एक अद्भुत क्षमता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले जिन पार्टीज में ये थे, बीआरएस और एक और पार्टी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आगे देखते हैं अगर पैसेज में आएगा तो इन पार्टीज में जब विक्ट्री उन पार्टी को मिली तो उस टाइम पे इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था, जिस वजह से जो पहली पार्टी सत्ता में आई थी वो इसी वजह से आई थी, इनकी मेहनत की वजह से आई थी। मिस्टर रेड्डी एंड द कांग्रेस टर्न्ड आउट टू बी अ परफेक्ट फिट फॉर ईच अदर। तो क्योंकि ये सब उनकी क्षमताएं हैं, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, इस वजह से मिस्टर रेड्डी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट मैच की तरह दिख रहे हैं, एक दूसरे के पूरक की तरह हमें दिख रहे हैं। Leaving behind his many past lives, including in the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ affiliated अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बोल रहे हैं कि इनका पास्ट बहुत गहरा रहा है, बहुत सारी इन्होंने चीजें, बहुत सारी शायद पार्टीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनका ये हिस्सा रहे हैं। तो इनके पास्ट की जो बहुत सारी जिंदगियां हैं उनको पीछे छोड़ के, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भी शामिल है, एफिलिएटेड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल है, एंड द तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी भी शामिल है। He arrived in Congress in 2017. तो एक कांग्रेस का सदस्य बने 2017 में। His rise within the party has been as impressive as the rise of the Congress itself. इनका जो पार्टी के अंदर में उत्थान है ना, अब हायर पोस्ट पर पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी में कोई एक व्यक्ति 2017 में आया है तो 2023 में आके आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसको सीएम बनाया जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने इन कुछ सालों में इतना ज्यादा अपना प्रभाव, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स होंगे जो कई दशकों से शायद पार्टी के साथ जुड़े हुए होंगे, राइट। तो इन्होंने अपना कुछ ऐसा मकाम हासिल किया है, इन्होंने राइज करा है, एक बहुत लोअर लेवल से आगे आए हैं ये। एंड परहैप्स बोथ आर लिंक्ड, और बोल रहे हैं कि शायद ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, कि जिस तरीके से उनका जो उत्थान हुआ है पार्टी में वो बहुत इम्प्रेसिव था कांग्रेस के लिए भी, और
एज द राइज ऑफ कांग्रेस, और जैसा कांग्रेस का भी उत्थान हुआ है स्टेट के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में, तो ये दोनों ही चीजें शायद आपस में इंटरलिंक्ड हैं. The threat that Mr. Reddy posed to his chair was sensed early on by outgoing Chief Minister K. Chandrasekhar Rao KCR. बोल रहे हैं कि इनसे जो थ्रेट था इस पद को, ठीक है, वो जो अब अपना पद छोड़ के जा रहे हैं, जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव, इनको पहले ही शायद समझ में आ गया था, which partly explains how he landed up on the wrong side of the law in the sensational bribe for vote case. और इसी वजह से शायद ये चीज समझ में आ रही है कि क्यों जो चंद्रशेखर राव है वो इस वोट फॉर ब्राइब फॉर वोट केस में फंस गए, इसके उल्टी साइड में, मतलब इनके ऊपर ये केस चल रहा है. बट नथिंग वुड ब्रेक द मोमेंटम ऑफ मिस्टर रेड्डी, लेकिन किसी भी चीज से इनका मोमेंटम नहीं टूटा. हिज रिलेंटलेस कैंपेन अगेंस्ट केसीआर endeared him to an expanding segment of voters who thought many in the opposition camp were not being true to their roles. बोल रहे हैं कि इनका जो एक निरंतर, लगातार, रिलेंटलेस मतलब लगातार चलने वाला जो एक कैंपेन था, केसीआर कौन है? के चंद्रशेखर राव, ब्रैकेट में बताया ना यहाँ पे देखो केसीआर, तो इनको अब आगे हम कहीं भी रेफर करेंगे तो केसीआर से रेफर करेंगे. तो इनका जो निरंतर चलने वाला कैंपेन था केसीआर के अंगेंस्ट, इससे ये लोगों में प्रिय बन गए, ठीक है, और ये विचारधारा बन गई कि जो ऑपोजिशन है उसमें बहुत सारे लोग जो है, मतलब जी अब जो अपोजिशन कैंप में है, यानी कि केसीआर के जो पार्टी के लोग हैं, वो अपना जो भी पदाधिकारी है वो उस रोल के साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहे, वो अपने पदों का सही उपयोग नहीं कर रहे. Mr. Reddy developed a good rapport with the central leadership of the Congress. तो इनकी जो एक रैपो है, इनका जो संबंध है केंद्र से, यानी कि हाईकमान से, कांग्रेस आला हाईकमान जो बात करते हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बन गया इनका. एंड गैल्वनाइज्ड इनफ मोमेंटम फॉर द पार्टी, और गैल्वनाइज करना मतलब मोमेंटम देना, किसी चीज को प्रेरित करना और ज्यादा पकड़ बनाना, मजबूत करना. तो इन्होंने काफी हद तक जो है एक विंड चला दी, एक मोमेंटम जो है पार्टी के हित में पकड़ लिया. दैट अदर लीडर्स हैड नो ऑप्शन बट टू फॉल इन लाइन विद हिम. इसलिए दूसरे जो लीडर्स थे, चाहे पुराने, जो मैंने अभी बात करी, कई तो बहुत सालों, दशकों से शायद पार्टी के साथ में जुड़े होंगे, लेकिन उन लीडर्स के पास में, किसी के पास में भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा बजाय कि मिस्टर रेड्डी को फॉलो करने के. ठीक है. हैविंग क्लाइम्ड द पीक, fresh challenges begin for Mr. Reddy and the Congress. अब क्योंकि वो इस हाइट तक पहुंचे हैं तो उनके लिए अब नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अब लीडरशिप में आई है तो उसके लिए भी नए नए चैलेंजेस आएंगे. Congress leader Rahul Gandhi has placed caste justice as a motive of his politics. मोटिव मतलब एक मुख्य थीम, जो एक एजेंडा होता है ना, तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कास्ट के ऊपर जो जस्टिस वाला जो धारणा है कि सभी कास्ट को बराबरी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, ये वाला जो एक मुद्दा है ये इस पॉलिटिक्स में अपनाया है. And the party victory in Telangana is indeed built on a multi-caste, multi-religious social coalition. और यहाँ पे तेलंगाना में अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो उसका क्लियर कट जो संबंध है वो मल्टी कास्ट और मल्टी रिलीजियस वाले जो सोशल संगठन है, गठबंधन है, उनके ऊपर निर्भर करता है. Congress leaders who have stayed with the party through bad times could justifiably feel aggrieved that a later entrant has come on top. वही चीज की कई तो होंगे, दशकों से साथ में होंगे, है ना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टी में लीडर्स जो हैं वो जाहिर तौर पे नाराज तो होंगे, वो जाहिर तौर पे दुखी होंगे कि एक कल का आया छोकरा, कल का आया लड़का हमारे ऊपर आवा के राज करेगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा. ठीक है. When the party won power, जब पार्टी सत्ता में आई. Of particularly note is Mallu Bhatti Vikramarka, who was Congress legislature party leader in the outgoing assembly. बोल रहे हैं, और पर्टिकुलरली खास नोट किया जाना चाहिए मल्लू भाटी विक्रमार्का का, जो कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे. आउटगोइंग जो अब जो असेंबली ध्वस्त होगी ना, फिर दोबारा से असेंबली में जाएंगे लोग, तो उसमें ये कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे.
Dalit who walked across the state in a successful mobilization for the party, he has to be accommodated respectfully. अब ये जो है विक्रमार्का जो है ये एक दलित समुदाय से आते हैं और इन्होंने पूरी स्टेट में पार्टी की एक जो छवि है सक्सेसफुली वहां पे जो अब पार्टी के फेवर में वोट बैंक्स इकट्ठा करे हैं, पार्टी के लिए सक्सेसफुली पार्टी को प्रचारित किया है। तो अब पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको भी बड़े ही एडजस्टेबल तरीके से, बड़े ही अडेप्टेबल तरीके से रिस्पेक्टफुली उनको पद दिया जाए इफ कांग्रेस वांट्स टू मेक इट्स सोशल जस्टिस प्लैंक मीनिंगफुल। क्योंकि हमने बात करी, उन्होंने कास्ट बेस्ड जो जस्टिस है उसी को मुद्दा बनाया है। तो अगर वो ये बात साबित करना चाहते हैं ना जनता की नजरों में कि देखो हमारी पार्टी में हर कास्ट को अहमियत दी जाएगी, ऐसा नहीं है, हर धर्म को अहमियत दी जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर हमारा खास है, तो इसलिए इनको ये जो लीडर है मल्लू भट्टी, विक्रमार्का, इनको भी एक मीनिंगफुल जगह देनी पड़ेगी एंड ट्रस्टेड बाय मासेस, जिससे कि जनता जो है वो इस बात पर यकीन कर पाए। The party has 64 MLAs but only 17 can become ministers। जाहिर सी बात है MLAs तो बहुत सारे होंगे लेकिन पद तो किसी कुछ को ही मिलेगा ना, बिसाइड्स द चीफ मिनिस्टर, यानी कि 17 मिनिस्टर्स होंगे और एक चीफ मिनिस्टर होंगे। The new government has to keep itself stable with the slim majority it has in the 119 strong assembly। बोल रहे हैं तो अब नई सरकार के पास में ये भी एक चैलेंज है कि उनको बहुत मतलब थोड़ी सी अंतराल है, जो अब मेजॉरिटी जीतने से वो थोड़ा सा ही अंतर रहा है उनके पास। तो बोल रहे हैं जो इतनी उनको कम मेजॉरिटी मिली है इसके लिए उनको अपनी पार्टी को स्टेबल रखना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति चलती है, उसके बाद में जो एमएलए है वो खरीदे बेचे भी जाते हैं। पॉलिटिक्स में अब तो कॉमन चीज हो गई, पहले ये चीज होती थी पीछे चलती थी, अब हमें सामने दिखाई देती है कि हाँ ये चीज हुई होगी। ठीक है, तो 119 सदस्यों की असेंबली है, उसमें 64 एमएलए इनके पास है। ठीक है, 17 इनके मिनिस्टर बनेंगे। तो बोल रहे कि काफी थोड़ी सी मेजोरिटी है, तो इनके पास एक चुनौती ये भी है कि अपनी सरकार को स्टेबल भी रखें, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का केस देखा होगा, सरकार गिरी है बीजेपी की बनने के बाद भी। Considering all these factors, the Congress has made it clear that its Telangana government would not be a one-man show। पूरे ये सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए भी कांग्रेस ने एक बात साफ कर दी है कि यहाँ पे कोई एक चेहरा नहीं होगा। ये पूरी जो सरकार है तेलंगाना की, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। ठीक है, जैसे कि बीजेपी बेसिकली प्रेजेंट कर रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी अनाउंस नहीं किए गए, जबकि ये हाल पहले कांग्रेस का हुआ करता था कि वो अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं करते थे और ऐसे पुराने कामों के बेसिस पे या फिर कुछ भी बेसिस पे वो वोट्स लिया करते थे। बट अब ये है कि पीएम के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं, हम सीएम के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं। The Congress has also promised to further embellish the array of welfare schemes in the states। कांग्रेस ने एक और चीज प्रॉमिस करी है, उनने कहा है कि इस स्टेट में जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम और बेहतर करेंगे। The party's governance and political management in Telangana will also have a ripple effect in other states, पर्टिकुलरली इन आंध्र प्रदेश। बोल रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी किस तरीके की गवर्नेंस दिखाती है, किस तरीके की पॉलिटिकल यहाँ पे मैनेजमेंट होता है तेलंगाना में, इसके रिपल इफेक्ट होंगे। रिपल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जब आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, ये आपने पत्थर ड्रॉप करा तो पानी में रिपल्स बनते हैं। यहाँ पे आपने ड्रॉप करा लेकिन उसके जो शॉक वेव्स होती हैं वो काफी दूर तक जाती हैं, बेसिकली किनारे पर रीच करती हैं, ठीक है, और वहां जाके खत्म होती हैं। तो इसको बोला जाता है रिपल इफेक्ट। अब तेलंगाना में कांग्रेस की विक्ट्री है, यहाँ पे किस तरीके का आगे कांग्रेस पार्टी अपना मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करती है उसका इफेक्ट आंध्रा में देखने मिलेगा। उसका इफेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन होंगे, जो पूरे देश के चुनाव होंगे, उसमें देखने मिलेगा। राइट, तेलंगाना presents a potentially rewarding challenge for Mr. Reddy and Congress। बोल रहे हैं कि तेलंगाना जो है एक जाहिर तौर पे एक रिवॉर्डिंग चैलेंज है, मतलब अगर ये चैलेंज उन्होंने पार कर लिया तो अगला जो टारगेट है वो आंध्रा इजी हो जाएगा और जो
अब 2024 के चुनाव है वो और ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो ये जो है चैलेंज, ये मिस्टर रेड्डी के लिए भी एक पोटेंशियली रिवॉर्डिंग चैलेंज है, यानी कि रेवड़ी वाली चीज है कि अगर ये पास कर लिया तो आगे तो भाई भला ही भला है, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक बार पैसेज खुद पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ Anumula Ravanth Reddy's political journey demonstrates a significant shift in his political ideology and alliances। बोल रहे हैं कि अनुमुल्ला रवंथ रेड्डी की पॉलिटिकल जर्नी कैसे दर्शाती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा शिफ्ट करा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उससे शिफ्ट करा है, और उनके गठबंधन भी जो है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए। तो बेसिकली ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। अब आरएसएस का हम सबको पता है हिंदुत्व हो गया, या फिर बीजेपी जो हो गया वो एफिलिएटेड, ऐसा कई लोग बोलते हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी जो है इस वक्त पे ज्यादा आरएसएस के कंट्रोल में या उनके सलाह मशवरे से उनके साथ गठबंधन में काम करती है, ठीक है, विचार विमर्श करके काम करती है। अब एक आरएसएस का व्यक्ति आरएसएस छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जाता है, जो कि उनका कोई ऐसा हिंदुत्ववादी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा है कि सब हो, सारे रिलीजन्स हो, सारे धर्म हो, सारे कास्ट हो, सब चीज हो उसमें, ठीक है। वो ऐसे करके अपनी पॉलिटिक्स खेलती हैं, तो विचारधारा में तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग विपरीत आइडियोलॉजी वाली पार्टी के साथ में भी गठबंधन बनाया है, ये हमें स्पष्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आइडियोलॉजी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं या आइडियोलॉजी को अपने आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट बनने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। His previous affiliations with the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and the तेलुगु देशम पार्टी, उनके पिछले इनके साथ में कोलैबोरेशंस थे। His ability to develop a strong rapport with the central leadership of the Congress, बोल रहे हैं कि उनके पास में एक काबिलियत थी कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन बनाया सेंट्रल लीडरशिप के साथ में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। His relentless campaign against the outgoing चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, तो इससे हमें उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अलायंसेस के बारे में पता नहीं चलता। His capacity to work hard and his ambitious nature, ये उनके व्यक्तित्व की एक छवि हो सकती है, इससे उनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अलायंसेस है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the role of political alliances and past affiliations in Anumulla Ravanth Reddy's career progressions? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार उनके जो पॉलिटिकल अलायंसेस या पास्ट एफिलिएशंस हैं उनके बारे में क्या बात कह सकते हैं। They were detrimental to his political career as they caused friction within Congress। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो detrimental नहीं रहे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपने रास्ते की रुकावट या अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनने दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई मैं इस आइडियोलॉजी से बिलीव करता हूं तो मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता। उनको पद चाहिए था, वो कांग्रेस में भी चले गए, ठीक है। दे प्लेड अ नेग्लिजिबल रोल इन हिज पॉलिटिकल जर्नी, कि उनका कोई हाथ नहीं उनकी पॉलिटिकल जर्नी में, ये इनकरेक्ट है। दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन हिज राइज एज दे प्रोवाइडेड डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स, बिल्कुल करेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके उत्थान में, जो उनका राइज हुआ है उसमें, क्योंकि उनके पास में डाइवर्स एक्सपीरियंस है। उनके पास में बीजेपी का काम करने का भी एक्सपीरियंस है, तेलुगु देशम पार्टी का भी एक्सपीरियंस है, उनके पास में बहुत सारा अलग अलग पार्टीज का एक्सपीरियंस है, अलग अलग विचारधाराओं का एक्सपीरियंस है। तो उनका ओपिनियन जो है वो वाइड है। ऐसा नहीं कि वो एक ही पार्टी के साथ में भेड़ चाल में चले हुए हैं, लीडर चाहे गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, नहीं जी हमारे लीडर भगवान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपनी डिफरेंट पार्टीज को आजमाया है, तो उनके पास एक ओपिनियन जो है वो विस्तृत है और ज्यादा वाइड है। What can be inferred about the Congress Party's approach to governance in Telangana from the passage? बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अप्रोच के बारे में, तेलंगाना गवर्नेंस उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो तेलंगाना में अगर अच्छी गवर्नेंस रही कांग्रेस पार्टी की, तो उसका प्रभाव उनको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? उसका प्रभाव उनको आंध्रा में डायरेक्टली देखने मिल सकता है, राइट।
The Congress party intends to solely focus on welfare schemes and ignore the political stability of the state. Incorrect है, वो दोनों चीजों पे फोकस करना चाहती है. The party is planning to operate under a one man show. ये भी इनकरेक्ट है. उन्होंने क्लियर किया है कि ये वन मैन शो नहीं रहेगा, सभी मंत्रियों का, सभी नेताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा. The Congress party recognizes the importance of accommodating diverse social groups and leaders to uphold its social justice plank and ensure stable governance. बिल्कुल करेक्ट है कि उनको पता है कि हमें, जो अभी एक दलित नेता की बात हुई थी, मल्लू करके जो थे, हमें उनको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, सही पोजीशन देनी पड़ेगी पार्टी में, अगर हम अपनी ये विचारधारा जो है कि भाई सभी लोगों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी कास्ट क्रीड कलर, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट क्रीड कलर, हम सबको रिकॉग्नाइज करते हैं और हम एक जस्टिस, सोशल, सामाजिक एक बैलेंस बनाना चाहते हैं. अगर ये उनको अपनी छवि बनानी है तो उनको ये करना पड़ेगा, ठीक है, और ये उनको ये पता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following statements is true according to the passage? The Congress party has a strong majority in Telangana Assembly with over 100 MLAs. Incorrect है, ये केवल 64 MLAs हैं उनके पास में. मल्लू भट्टी विक्रमक्का, a prominent Congress leader, did not contribute significantly to ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. उन्होंने तो बहुत ज्यादा रोल निभाया ना पार्टी में, सो ये इनकरेक्ट है. द गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑफ द कांग्रेस इन तेलंगाना आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस अदर स्टेट्स, स्पेशली आंध्र प्रदेश. बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गवर्नेंस करती है, किस तरीके से मैनेज करती है चीजों को, ये डिपेंड कर, ये आगे किसको अफेक्ट करेगा, आंध्र प्रदेश में होने वाले इलेक्शंस को अफेक्ट करेगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. In the context of passage, the word galvanized is synonymous with, galvanized का मतलब क्या बताया गया था कि भाई वो काफी प्रेरित करने वाला था, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला था, लोगों की भीड़ को उन्होंने गैल्वनाइज करा, पार्टी की तरफ में, पार्टी के हित की तरफ प्रेरित करा. डेटर्ड, डेटर्ड का मतलब होता है, हमें इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है. डिस्करेज करना किसी चीज को, स्टेबलाइज मतलब एक बैलेंस बनाना, एनर्जाइज्ड मतलब प्रेरित करना, एक्साइट करना, वीकेंड मतलब कमजोर करना. तो यहाँ पे गैल्वनाइज किया, उन्होंने प्रेरित करना ना, जनता को एक्साइट करा कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाए वो लोग. तो ऑप्शन सी एनर्जाइज्ड इज करेक्ट. Which of the following is a synonym for endeared in the context of endeared him to an expanding segment of voters? तो endeared का मतलब होता है कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रेरित करना. ठीक है, तो यहाँ पे चार्म्ड मतलब भी होता है प्रेरित करना, आकर्षित करना, राइट. सो हमें सिनोनिम बताना है, सो ऑप्शन बी चार्म्ड इज करेक्ट. In the context of the editorial, which idiom best describes Annamulla Ravant Reddy's journey in politics? तो उनकी जर्नी जो है वो एक क्या रही है, लंबी रेस रही है. अ ड्रॉप इन अ बकेट यानी कि समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह तो नहीं है. अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि जो मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ गए, तो ऐसा नहीं है, वो कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति थे ही नहीं. अ थॉर्न इन वन साइड भी नहीं है कि भाई आपकी तरफ के बहुत झाड़ीदार है, आपकी तरफ तो बड़ा हरा भरा, मेरी तरफ बड़ी झाड़ियां हैं, ऐसा भी नहीं है. अ लॉन्ग रोड टू हो जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, जिसके लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे थोड़े लंबे समय तक. तो उनकी जो अभी तक की जर्नी रही है वो ऐसी ही रही है कि वो उनके पास सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनने बहुत सारी जो अपने एफिलिएटेड पार्टीज हैं वो छोड़ी. अब आगे भी उनके पास एक चैलेंज है कि वो फर्स्ट टाइम सीएम बन रहे हैं, इससे पहले उनके पास कोई पद नहीं रहा है ना, और पहली बार सीएम बन रहे हैं, और अब उनके पास में ये जिम्मेदारी है कि तेलंगाना में वो जिस तरीके की गवर्नेंस बनाएंगे उससे आगे और ज्यादा इलेक्शंस में प्रभाव पड़ेगा. तो उनके ऊपर पूरी मतलब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त उनके ऊपर है. ठीक है, कि अब अगर वो अच्छी गवर्नेंस दिखाते हैं तो यानी कि देश में भी एक अच्छी इमेज जाएगी कांग्रेस पार्टी की. सो अ लॉन्ग रोड टू हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. एक्विसेंस इज करेक्ट. इसका मतलब होता है कि किसी चीज को हिचकिचाते हुए पर बिना कोई प्रोटेस्ट के एक्सेप्ट कर लेना. आर्टिफिशियल मतलब नकली. कंसेंटियस मतलब कि किसी अपना काम जो है बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ड्यूटीफुली करने की कोशिश करना. मिस्चीवियस मतलब शैतानी, नटखट
है ना, शरारती। अब मिस्चीवियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग होते हैं MISCHIEVOUS, ठीक है। सो ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The people who lived here have had the same kind of lifestyle until 100 of years. बोल रहे हैं जो लोग यहाँ पे रहते थे उनका लगभग 100 सालों से यही लाइफस्टाइल चलता आ रहा था, ठीक है। तो 100 सालों से चलता आ रहा था, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप बता रहे हैं 100 सालों से चल रहा था, तो थ्रू 100 ऑफ ईयर्स नहीं होगा, फॉर 100 ऑफ ईयर्स होगा अंटिल की बजाय। ऑल्दो नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, फॉर होगा, ठीक है, कि पिछले 100 सालों से यही टाइम पीरियड चल रहा था। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वॉज द बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, कि क्या ये किताब किसी अननोन ऑथर द्वारा लिखी गई थी, तो हम क्या बोलेंगे, क्या किसी अननोन ऑथर ने ये किताब लिखी है। सो डिड एन अननोन ऑथर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट। राइटिंग द बुक क्या है, ये बुक रिटन बाय, ये क्या है, हमारा वर्ब है, और द बुक ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। डिड एन अननोन ऑथर, फिर क्या आएगा, राइट द बुक, ठीक है। डिड द बुक राइट एन अननोन ऑथर, की बुक ने थोड़ी अननोन ऑथर को लिखा है। वॉज द बुक नॉट रिटन, क्वेश्चन या नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। वॉज द अननोन ऑथर रीडिंग द बुक, ऑथर पढ़ नहीं रहा बुक को। डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was put behind bars for his act of forgery. Forgery मतलब नकली कागज बनाना, नकली जालसाजी करना, ठीक है। He was, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया क्योंकि उसने फॉर्जरी करी थी। अब इसका फॉर्जरी का हमें सिनोनिम बताना है। मर्डरिंग मतलब किसी का खून करना। काउंटरफेटिंग का मतलब होता है नकली कोई चीज बनाना। कोएक्सिंग मतलब किसी को मनाना, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को बोलना है कि भाई तू मेरा फलाना काम कर दे, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। एक तरीके से रिश्वतखोरी भी हो सकता है, एक तरीके से आप किसी भी तरीके से उसको परसुए कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेजलिंग मतलब होता है गबन कर लेना, कोई चीज हड़प लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी काउंटरफेटिंग इज करेक्ट। अगेन सिनोनिम हमें बताना है इंडिस्पेंसिबल का। इंडिस्पेंसिबल मतलब कोई चीज जो बहुत अनिवार्य है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, जरूरी है। मेमोरेबल यानी कि जो यादगार है कोई चीज। इटर्नल मतलब जो हमेशा रहेगी, एवरलास्टिंग कोई चीज। एसेंशियल मतलब बेहद जरूरी। फोर्सफुल यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कंपेलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एसेंशियल इज करेक्ट। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, कोई अमाउंट जो आपने एक बारी में पे किया, तो वो क्या होता है, लंप सम होता है ना, बोलते हैं उसने लंप सम इतना पैसा पे किया एक बारी में, वन टाइम लंप सम इतना दिया। एडवांस्ड अमाउंट मतलब जो आप पहले दे सकते हैं, पहले दे दिए तो होते हैं। जैसे कि आपने कोई बाइक लेनी है, कोई कार लेनी है, तो आप उसके लिए एडवांस दे देते हैं। या फिर आपने कोई रेंट पे घर लेना है तो आप एडवांस दे देते हैं कि ये हमारा एडवांस है, हम फलां डेट को आके बाकी आपका अमाउंट पे कर देंगे और अपना सामान ले जाएंगे। क्रेडिट मतलब उधार। लमसम मतलब वो अमाउंट जो एक बारी में पे किया गया है। और मॉर्टगेज मतलब कि गिरवी रखना। सो ऑप्शन सी लमसम इज करेक्ट। योर व्यूज रिलेटेड टू मोरालिटी आर आउटडेटेड एंड प्यूरिटेनिकल, बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो मोरालिटी को लेकर नजरिया है, ओपिनियन है, वो आउटडेटेड है। और प्यूरिटेनिकल मतलब सख्त है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, पुराना हो सकता है। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुराना, प्राचीन। प्रूडिश मतलब होता है बड़ा ही संकीर्ण, बड़ा ही परमिसिव का मतलब होता है परमिशन देने वाला, यानी कि लीनियंट, उदार। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की निंदा करने वाला के संबंधित, रिलेटेड। यानी ब्लास्फेमी बोलते हैं ना कि वो भगवान को नहीं, गलत सलत बोलता है कोई व्यक्ति, वो होता है ब्लास्फेमस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी परमिसिव इज करेक्ट। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, जो कंपनी है वो इस नए प्रोडक्ट को नेक्स्ट मंथ लॉन्च करेगी, रिलीज करेगी। सो द न्यू प्रोडक्ट, अब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो द न्यू प्रोडक्ट क्या है हमारा, द न्यू प्रोडक्ट, ये क्या है हमारा सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिलीज करना
ये क्या है हमारा वर्ब है, द कंपनी ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द न्यू प्रोडक्ट विल है, फ्यूचर की घटना है, तो क्या होगा विल बी रिलीज्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, द न्यू प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शी इज रियली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी को क्या बोला जाता है, सबसे पहला है थियोलॉजी जो कि धर्मशास्त्र, धर्म विज्ञान, धर्म की स्टडी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब होता है जो आप लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, भाषा का ज्ञान, उसको बोला जाता है फिलोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, देखो अपने ये रिपीट हो गया ना वर्ड, यानी कि डिक्शनरी राइटिंग जो होता है ना, शब्दकोश जो हम लिखते हैं उसका जो निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है लेक्सिग्राफी। सिफोलॉजी, सिफोलॉजी का मतलब होता है इलेक्शन से रिलेटेड जो साइंस है उसको स्टडी करना। सो ऑप्शन ए थियोलॉजी इज करेक्ट। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम्हारे पास सही एड्रेस है ड्राइव करने से पहले। अब आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपके पास एड्रेस उसी पर्टिकुलर जगह का होगा, तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह का आपके पास में एड्रेस है, तो क्या होगा अ की बजाय क्या यूज होगा, द करेक्ट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे एक सुनिश्चित जगह की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर जगह की बात की जा रही है जहां पे आपने जाना है। आप ऐसे रैंडमली किसी जगह पे नहीं जाने वाले, राइट। आप कहीं घर से जा रहे हैं, सोच के जा रहे हैं कि मैंने इस जगह पे जाना है, उसी के एड्रेस की बात कर रहे हैं। सो अ करेक्ट एड्रेस की बजाय क्या होगा, द करेक्ट एड्रेस। तो ऑप्शन ए कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस की बजाय द करेक्ट एड्रेस, यहां पे एरर है। The basketball player was a formidable opponent because he was able to use both his left and right hands equally well. अब बोल रहे हैं ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है इससे लोग डरते थे, ये फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था, थोड़ा डराने वाला ओपोनेंट था, क्योंकि ये दोनों ही हाथों का इस्तेमाल कर सकता था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यानी कि एक तरीके से वायरस था ये वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धे, 3 इडियट्स मूवी, वो दोनों हाथों से लिख सकता था ना। तो जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सकता हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोला जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो यहाँ पे इक्विपॉइज्ड ऑप्शन ए है जिसका मतलब होता है बैलेंसिंग, संतुलित रखना, ठीक है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, किसी चीज में बहुत ज्यादा कुशल। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकने वाला, और एम्बिवेलेंट यानी कि द्वेष भावना वाला, ठीक है, जिसमें थोड़ा ईर्ष्या, कुछ एंग्रीनेस, कुछ जलन आपके प्रति हो, वो तो एम्बिवेलेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एम्बीडेक्स्ट्रस इज करेक्ट। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द के साथ में, सामंजस्य के साथ में, अग्रीमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, इसके साथ में रहना, ठीक है। हम बोलते हैं ना इंसान को अपने एनवायरनमेंट के साथ में हार्मनी में रहना चाहिए। सो इसका एंटोनिम क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान, इक्वल, सब कुछ समान रूप से। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है जानकारी, किसी चीज के बारे में अवेयरनेस। डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस मतलब विवाद, क्लैश, डिसएग्रीमेंट। रेलिगेशन, रेलिगेशन मतलब किसी चीज को नीचे लाना या किसी चीज को, किसी को प्रताड़ित करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कॉर्डेंस क्या है, हार्मनी का एंटोनिम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। All colleagues of Rohit except Joseph have commemorated the elective courses they are planning to offer. Commemorate करना मतलब किसी चीज को complete करना, celebrate करना या किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने की बात की जा रही है। आप अपने कॉलेज में इलेक्टिव कोर्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं ना। जो इलेक्टिव एक सब्जेक्ट होता है फाइनल ईयर में, पता नहीं सभी कॉलेजेस में होता हो नहीं, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। फाइनल ईयर में आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चूज करने होते हैं। तो बोल रहे हैं कि रोहित के सभी कोलीग्स एक्सेप्ट जोसेफ, जोसेफ को छोड़ के उसके बाकी सभी कलीग्स ने इलेक्टिव कोर्सेज क्या किए होंगे, सिलेक्ट किए होंगे, राइट। तो यहाँ पे कमेमोरेट करने की जो बात है वो नहीं आ रही है। हैव कंसिडर्ड, उन्होंने चूज करे हैं, इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में सोचा है, प्लानिंग करी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए हैव कंसिडर्ड इज करेक्ट। स्पीच इज अ ग्रेट डैश
बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। अब कर्स है, बट है, यानी कि पहले कुछ पॉजिटिव बात की होगी, उसके बाद ही कर्स की वाली बात, नेगेटिव बात कही गई। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग हो सकता है, स्पीच इज अ ग्रेट गिफ्ट हो सकता है, बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। बोल रहे हैं स्पीच एक बहुत बड़ा, अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। फॉर while it helps us to make our desire and intentions known to our fellows, क्योंकि जब हम अपने desires, अपने मन की बात, अपने intentions, अपने जानकारी जो भी है वो अपने आसपास वालों के साथ में शेयर करवा सकते हैं स्पीच के जरिए। it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood। लेकिन अगर हम शब्दों का सही चयन ना करें, सही शब्दों का चयन ना करें और गलत वे से बोलें, गलत टोन में बोलें, तो हमारा जो है कहने वाली जो बात है उसको बिल्कुल ही अलग दिशा भी दी जा सकती है, राइट। A slip of the dash, the use of an unusual or an ambiguous word। A slip of the tongue, जुबान के फिसलने की बात होती है ना, स्लिप ऑफ टंग, यार गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं बोलना कुछ चाह रहा था निकल कुछ गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्लिप ऑफ द टंग। द यूज ऑफ अनयूजुअल और एम्बिगियस वर्ड्स, और गलत इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल करना, जो शब्द वहां पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे उनका इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है, हम कभी कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, हमने कोई वर्ड सुना किसी दूसरे के मुंह से, हमें उसका वो वर्ड बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, लेकिन हमें उसका यूज नहीं आता, बट हमें बताना है कि भाई मेरे को वो कैब आती है, हमने वो वर्ड अपने सेंटेंस में यूज कर दिया, बट वो वहां पे फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। सो व्हाट इज इसका मतलब क्या हुआ कि हम गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। may create an enemy where we had hoped to win a friend। तो जिस जगह पे हम सोचते ना कि यार मैं ऐसी बात बोलूंगा, मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और सब मेरे तारीफ करेंगे, मेरे दोस्त बन जाएंगे, बट क्या हुआ, हमने या तो गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, या हम बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ गए, है ना, तो क्या हुआ, हम वहां पे दोस्त बनाना चाह रहे थे, अपना इंप्रेशन बनाना चाह रहे थे, उल्टा पड़ गया, इंप्रेशन खराब हो गया, दोस्त की बजाय दुश्मन बन गए। अब एक भगवंत मान जी का मीम आता है, वो किसी स्टेज पे बोल रहे थे कि भाई मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, यहाँ पे बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको लगता है कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो, तो वो स्टेज पर आ जाए, मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उनने क्या बोल दिया, बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया, और क्या बोला कि वो ऊपर स्टेज पर आ जाए और मुझसे माफी मांग ले, ये उनकी गलती हो गई। बट अब लोगों के नजरिए में क्या हो गया कि ये तो एवं सा सीएम है, कई लोग ये मजाक उड़ाने लग पड़े, तो वो बनाना वहां पे चाहते थे, अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहते थे, लेकिन क्या हो गया, मिस इंटरप्रेट हो गया, गलत हो गया, और उनकी छवि खराब हो गई। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश। अब अलग अलग जो क्लास है लोगों की, वो अलग अलग लहजा इस्तेमाल करती है, टोन इस्तेमाल करती है, स्पीच टेक्निक्स इस्तेमाल करती है, एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड। अब आमतौर पे आपने कहीं देखा होगा, हाई सोसाइटी की जो महिलाएं होती हैं वो नो बेबी डोंट डू दिस, नो बेबी डोंट डू दैट, ऐसे करके बात करते हैं। हम जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग लगते हैं कि ये अपना कितना शो ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो अब कुछ चीज़ें हम लोग बात करते हैं आपस में नॉर्मली, जो बातचीत की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, और जो नीचे तबके के लोग होंगे वो सोचते हैं कि यार ये कितना दिखावा करते हैं, कितना शो ऑफ करते हैं। तो आपकी जो नॉर्मल बातचीत की भाषा है किसी पढ़े लिखे इंसान की, वो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक ना पढ़े लिखे इंसान के लिए वो ऐसा लगे कि वो दिखावा कर रहा है या घमंड जता रहा है, ठीक है। Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning for our listener from what it does to men of our own class। तो ऐसा हो सकता है कि कई दफ़ा हम एक ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो अगर मैं अपने जो बराबरी के लोग हैं उनके साथ में इस्तेमाल करती तो उसका मतलब कुछ और बनता। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई बात करूंगी उसका मीनिंग कुछ और बनेगा, लेकिन अगर मैंने वही शब्द अपने पेरेंट्स के सामने इस्तेमाल कर दिया तो वो जो है उसको गलत समझेंगे, वो बोलेंगे हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारी बेटी बिगड़ गई है, ये गलत संगत में रह रही है, इसकी जुबान खराब हो गई है, वो ऐसे सोचेंगे। हम नॉर्मली आम बातचीत की भाषा में बोलते हैं यार बैंड बजी पड़ी है, लेकिन अगर ये चीज़ हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलेंगे वो सोचेंगे हाय
मैंने इसलिए इतने पैसे लगा के इनको पढ़ाया था, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में इनका एडमिशन कराया था, राइट? सो डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट वर्ड का मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought. इसीलिए जो भाषा का प्रयोग है वो ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे, वो ऐसा गिफ्ट नहीं है कि आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर ले और हल्के में ले इसको. बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग हो सकता है. हैंडलिंग की बात करें तो डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of men. हम बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष. गधे के सामने गधे की बात करो, कुत्ते के सामने कुत्ते की बात करो, तोते के सामने तोते की बात करो, राइट? ये मेरी फ्रेंड के फादर ने उसको ये बात बोली थी और ये बात मुझे अभी भी याद है कि हमें अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करना चाहिए जैसा सामने वाला व्यक्ति है. उसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी टोन का इस्तेमाल करना चाहिए. आप लोग जो कोई लोग अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कंपनी सेक्टर का, कॉर्पोरेट कल्चर का एक्सपीरियंस हो तो आप अपने कलीग्स के साथ में जो बात करते हैं, अपने मैनेजर के साथ में या टीम लीड के सामने आप उस तरीके की बात नहीं कर सकते. जो आप अपने मैनेजर के सामने जिस तरीके से, जिस टोन में आप बात कर सकते हैं, उस टोन में आप बात अपने कंपनी के जो सीईओ हो हैं, अगर कभी उनके साथ मौका मिले बात करने का, तो आप उनके साथ में बात नहीं कर सकते, राइट? सो हर एक लेवल की एक अलग लैंग्वेज टोन है, अलग वर्ड ऑफ यूज ऑफ वर्ड है. तो आप कोई बेवकूफ ही इंसान होगा, ये लाइन जो कह रही है वो कह रही है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि हम सबके लिए एक ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. भाषा बेशक इंग्लिश हो या हिंदी हो, लेकिन शब्दों का चयन, उसका लहजा, हर चीज डिफरेंट होगी अलग अलग व्यक्ति के अकॉर्डिंग. Thus, speech is a valuable gift, but if not used in a proper way, may cause misunderstanding. इसीलिए स्पीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है. अगर हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं. Since different classes use different words, we must use speech carefully to avoid being dash. क्योंकि अलग अलग क्लास अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करती है, इसलिए हमें अपनी स्पीच का चयन बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि हमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे या कुछ गलत मीनिंग ना निकाल ले. स्पीच इज अ ग्रेट डैश. ठीक है, तो क्या होगा? ब्लेसिंग. ब्लेसिंग मतलब गिफ्ट, आशीर्वाद. ठीक है. आर्टिकुलेशन मतलब व्यक्त करना. प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना. आर्ट मतलब कला. अब देखो, आर्टिकुलेशन और प्रोटेक्शन तो फिट नहीं बैठ रहा. आर्ट भी हो सकता है, ब्लेसिंग भी हो सकता है, बट हमने आगे कर्स की बात करी है. तो ब्लेसिंग का ऑपोजिट क्या होता है? कर्स. और साथ में हमने यूज किया है बट. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आर्ट यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा. ऑप्शन ए ब्लेसिंग इज करेक्ट. अ स्लिप ऑफ द डैश. क्या होता है? स्लिप ऑफ द ईयर. वर्ड पेन नहीं होता, स्लिप ऑफ द टंग होता है, यानी कि जीभ लड़खड़ा गई, जीभ फिसल गई, गलत वर्ड वहां पे निकल गया. अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश. कंटेक्स्ट, रेफरेंसेस, मीनिंग्स या वोकैबुलरीज. तो यहाँ पे वोकैबुलरीज होगा. अब जो फिल्म स्टार्स, हमने कई बार उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनकी वोकैबुलरी बड़ी डिफरेंट होती है, वो बड़े यूनिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. हम आम बातचीत की भाषा में उन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते. तो यहाँ पे ऑप्शन डी वोकैबुलरीज इज करेक्ट. और आप लोगों को अगर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा. इसमें इस एडिटोरियल के अलावा भी और 2 एडिटोरियल्स आपको मिलते हैं जिसमें उसकी पूरी की पूरी वोकैब होती है. जो फर्स्ट टाइम बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि आपको वोकैब पढ़नी है खुद से. जब तक आप खुद से वोकैब नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगी. आप एक हफ्ता लगातार अगर आप वोकैब पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट वीक से आप रियलाइज करेंगे, आप ये पाएंगे कि वर्ड्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं. आपको लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है. दिन भर में 3-4 बार रीड कर लो एक एडिटोरियल की वोकैब को. नेक्स्ट वीक से या एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वो वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. ठीक है, so option C careful is correct. Since different classes use different words, we must use speech carefully to avoid being
प्रेज्ड। अब हमें स्पीच केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि कोई हमारी तारीफ ना करे, ताकि कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे, ताकि कोई हमें मिसअंडरस्टैंड ना करे। सबसे बड़ी बात तो मिसअंडरस्टैंड ना करे। सो ऑप्शन सी मिसअंडरस्टूड इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ पता है ना कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। अपने फ़ोन से गेम्स वगैरह थोड़े टाइम के लिए हटा दो। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हटा के इस ऐप को डाउनलोड करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।